हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम लोग जो है कॉमर्स में एक नया सब्जेक्ट आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, उसका नाम है अकाउंट्स। अकाउंटेंसी हमारा जो सब्जेक्ट है, ये जैसे हमने अभी तक मैथ्स पढ़ा है ना, फर्स्ट टू टेंथ, तो उसी तरह इस साल से हमारे लिए मैथ्स की जगह पर, मतलब ये तो नहीं कहते कि मैथ्स ही है, मैथ्स से अलग हटके इसके रूल्स, इसके नियम अलग होते हैं। मैथ्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे आप लोग इतने सालों तक मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स होता था, उसी तरह हमारा अकाउंट्स भी क्या है, एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। कॉमर्स सेक्शन है क्या, आखिर हम कॉमर्स क्यों लेते हैं? देखिए, कॉमर्स सेक्शन हमारा देखा जाए तो एक बेस्ट सब्जेक्ट है। लोग कहते हैं कॉमर्स सरल है, इजी है, साइंस नहीं कर पाओगे तो कॉमर्स ले लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लाइफ में ये मैं जानता हूँ कि कॉमर्स भी जो है, इसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। मैं ये नहीं कहता कि आर्ट्स भी खराब, उसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस है, साइंस का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। तीनों सब्जेक्ट अपने अपने का पर इम्पोर्टेंस है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि साहब साइंस इजी है या कॉमर्स इजी है या वो बड़ा है या वो छोटा है, ये हम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शायद समझ में आए। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि कुछ बच्चे जैसे कॉमर्स लेते हैं या साइंस लेते हैं, तो साइंस करने वाले स्टूडेंट्स ज़्यादातर आगे जा कर के किसी डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, या आपने देखा होगा वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर इससे रिलेटेड कोर्स करते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा किसी डॉक्टर को फेल होते हुए। यदि वो एग्ज़ाम दे रहा है, CPMT की एग्ज़ाम क्लियर करता है, MBBS कर रहा होता है, MD कर रहा होता है, MS कर रहा होता है, मैंने किसी डॉक्टर को फेल होते नहीं सुना आज तक। किसी इंजीनियर को मैंने फेल होते नहीं सुना, क्योंकि साइंस का एरिया एक अलग है। लेकिन अगर हम कॉमर्स ले रहे हैं तो कॉमर्स से मैंने तो ये देखा है कि अगर बंदा CA कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है, जबकि उसमें केवल अकाउंट्स है, ध्यान रखिएगा। CA में अगर हम देखें, CA क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट है और अकाउंट्स का ही उसमें वर्क है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इंडिया का रिजल्ट 1%, 2%, इससे ज़्यादा नहीं आ पाता। बहुत कम चांसेस होते हैं कि इससे कभी ज़्यादा जाए, मतलब बहुत कम चांसेस। जब गवर्नमेंट को लगता है कि CA की नीडेड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो हो सकता है ज़्यादा चले आए, वरना इतना ही परसेंट जाता है। आखिर 97-95% बच्चे हर साल रुक जाते हैं फाइनल ईयर की CA के एग्जाम में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अकाउंट्स हमारा इतना ईजी सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए हमें, और एक और बात आती है, जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट है वो आपका जो 11th क्लास है वही बेस ईयर है। जब आप 11th में आते हैं ना, जैसे हम एक बच्चा जब अपनी पढ़ाई शुरू करता है, नर्सरी LKG UKG जाता नहीं जाता है। नर्सरी LKG UKG करते करते अपना बेस ABCD वगैरह जो उसके बेस होते हैं, क्या नाम ABCD है, 1 2 3 है, जो भी छोटी चीज़ें होंगी तो वो सीखता है LKG में, UKG में, नर्सरी में, और उसके बाद धीरे धीरे फर्स्ट सेकंड थर्ड उसको ईजी लगता है। इसी तरह 11th क्लास हमारा बेस होता है। हमारे लिए कॉमर्स यहाँ पर आकर के सीखना होता है, आखिर कॉमर्स क्या है। ये समझ जाइए कि आज आप वापस फिर किस में आ गए हैं, LKG UKG में वापस फिर आ गए हैं। ये यहाँ से हमें फिर दोबारा नए सिरे से अपनी पढ़ाई को शुरू करना पड़ेगा और यहाँ से हमें अकाउंट्स की तरफ जाना पड़ेगा। आखिर हमें कॉमर्स सेक्शन में क्या करना है, क्या भविष्य में मुझे MBA करना है या CA करना है या किसी बैंक में जॉब करना है या मुझे खुद का अपना बिजनेस खड़ा करना है, ये सारी बातें कॉमर्स सेक्शन के अकॉर्डिंग ही आएगी। या किसी आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, ऑफिशियल वर्क करना है, ये सब इसी कॉमर्स सेक्शन में आता है। तो फिलहाल बिजनेस की क्लासेस तो आप लोग हमारी ले रहे थे, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा आपके सामने अकाउंट्स की भी कुछ क्लासेस को दिया जाए ताकि आपका जो बेस है वो क्लियर हो। ठीक, अकाउंट सब्जेक्ट क्या है? अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। अभी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं? बिजनेस के ट्रांजैक्शंस से कहते हैं जो कुछ बिजनेस में हम कुछ भी कैश से रिलेटेड होते हैं, याद रखिएगा, कैश से रिलेटेड, मतलब कैश पेमेंट या बैंक से रिलेटेड कुछ भी हो जाए, मतलब पैसा आना जाना या भविष्य में पैसा में किसी की पेमेंट करनी होगी या कर दिया है या करेंगे, या किसी से पैसे मुझे मिलेंगे या किसी की पेमेंट मैं कल को भविष्य में करूंगा, या मैंने अपने बिजनेस के लिए कोई गुड्स खरीदे हैं या कोई मशीन खरीदा है या मैं वर्कर को सैलरी पे कर रहा हूं, ये सब बातों को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। आप कहोगे रिकॉर्ड क्यों करते हैं, ऐसे ही नोट कर लेंगे? ऐसे ही नहीं। आपको बता दूं कि अगर आप नोटिस करिए, आपके सामने आएगा कि आपने 1 महीने पहले क्या खाना खाया था, आज से ठीक 1 महीने पहले, तो आपको याद नहीं होगा।
आपसे अगर हम 2 महीने पहले बोले तो और भी याद नहीं होगा आपको। सरप्राइज चीजें आपको याद हो सकती हैं कि मेरे बर्थडे पे मेरी मम्मी ने क्या खाना बनाया था, या किसी शादी में गए तो वहां याद हो सकता है। लेकिन जो नॉर्मल रोज हमारे संग होता है, वो हमारा रूटीन लेवल के जो हमारे वर्क होते हैं उसको हम याद नहीं कर पाते। इसीलिए बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन होते हैं रोज होते हैं हमारे साथ। हम क्या करते हैं बिजनेस में, रोज गुड्स सोल्ड करते हैं, रोज गुड्स को खरीदते हैं, बेचते हैं। अब और क्या कहते हैं, जो भी हमारा वर्क हो रहा है, किसी को अगर हमारी एम्प्लॉय है तो उसको हम सैलरी पे करेंगे। जो भी कुछ कर रहे हैं बिजनेस हमारा रूटीन लेवल में रोज होता है। दिन भर में हमारे पास कितने कस्टमर आते हैं, कितने कस्टमर चले जाते हैं, कितने क्रेडिटर्स, तो हमारी दिन भर में सेल परचेज होती रहती है। क्या सबको याद कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा। और आपको 1 महीने पहले किसको आपने गुड सोल्ड किया था, किससे गुड परचेस किया था, आपको याद रहेगा। खासतौर में दिक्कत वहां पर आती है जब आप क्रेडिट परचेस करते हैं, क्रेडिट सोल्ड करते हैं। आई मीन आपने कितना उधार बेचा, कितना उधार खरीदा, आपको बिल्कुल याद नहीं होगा। तो ये, और अगर हमें याद नहीं होगा तो बिजनेस तो हमारा स्टार्ट होने से पहले क्या होगा, खत्म हो जाएगा। भले आपको बेस्ट मैनेजमेंट आता है, बेस्ट आपका बिजनेस है, हर चीज बिजनेस के अंदर अच्छा करा है, लेकिन भैया आपको अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा। फिर आप बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करोगे, ताकि आपको मालूम पड़े कि मैंने कितना गुड सोल्ड करा था, मैंने कितना गुड परचेस किया था, मुझे किसको मैंने सैलरी अपने एम्प्लॉय को कितनी दे चुका हूं, किसको नहीं दिया है। ये सब जानकारी आपको अकाउंट्स के द्वारा मिलेगी। आई मीन ये कह सकते हैं बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। तो ये अकाउंट्स के अंदर आता है। और रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? एक सिस्टमैटिक तरीके से। और सिस्टमैटिक तरीका क्या है? अकाउंट्स में डबल एंट्री, यानी डबल एंट्री का मतलब होता है एक ट्रांजैक्शन डेबिट होता है, दूसरा ट्रांजैक्शन हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब फिलहाल अभी मेरे पास अभी समय नहीं है कि मैं आपको जाऊं, मैं भी आपको मेन न्यूमेरिकल का जो अकाउंट्स का चैप्टर है उसको लेके चलता हूं। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं उसको आगे के चैप्टर्स जो थ्योरी के हैं वो क्लियर करने का प्रयास करूंगा। अभी तो फिलहाल मैं आपको इस चैप्टर में जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर है उसको लेके चलते हैं। तो आज हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, इक्वेशन किसे कहते हैं? जैसे आपने मैथ्स में जानते हो x + y = 10, जानते हो ना, आपने मैथ्स पढ़ी होगी। 2x + 3y = 15, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ऐसी हमारी अकाउंट्स की भी इक्वेशन होती है। क्या है हमारी? एसेट्स = लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसको जूम करके देख लीजिएगा आप लोग यूट्यूब में, एसेट = लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हमारी इक्वेशंस होती है। अब सबसे पहले हमें जानकारी पढ़नी पड़ेगी ये एसेट्स क्या है। जब तक आपको एसेट्स की जानकारी नहीं होगी तो नहीं समझ पाओगे। देखिए एसेट्स उसे कहते हैं जैसे कोई भी ऐसी चीज जो आपकी अपनी है, जो आपकी अपनी है, और यदि उसको हम सेल करें, यदि उससे कुछ भी पैसे मिल जाए तो हमारी एसेट्स है। जैसे आपने एक बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग आपकी, अब जब आपने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग आपकी क्या होगी, अपनी होगी, नहीं होगी। अब उसे भविष्य में कभी बेचो, आज से 10 साल बाद बेचो, 5 साल बाद बेचो, उससे पैसे मिलना तय है। बल्कि ये तो बिल्डिंग की कीमत और बढ़ेगी घटेगी नहीं, तो आपको इससे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो ये आपकी एसेट्स है। हाँ, इसी तरह आपने कोई जमीन खरीदी, आप भविष्य में उसको बेचोगे तो पैसा मिलेगा। इस तरह कोई मशीन है, फर्नीचर है। लेकिन हाँ, कुछ चीजों से पैसे ज्यादा मिलते हैं और कुछ चीजों से पैसे कम मिलते हैं। तो इसका यह मतलब नहीं कि किसी से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो वही हमारी एसेट्स होगी और किसी से कम पैसे मिल रहे हैं तो वो हमारी, नहीं। आपको यदि भविष्य में, जैसे मान लिया आपने 10,000 का एक फर्नीचर परचेस किया, ठीक, अब आपने 10,000 का जो फर्नीचर खरीदा है, ये फर्नीचर आज आप 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर उसे बेचोगे तो ये बात पक्का है कि उसे पैसे मिलेंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे मुझे बताओ? आप कहोगे सर 10,000 तो नहीं मिलेंगे। हाँ, मैं मानता हूं 10,000 नहीं मिलेंगे, लेकिन भविष्य में उससे आपको अगर 1,000 नहीं मिलते हैं, 500 भी मिलते हैं, तो 500 भी मिले नहीं मिले, कुछ भी पैसे मिलते हैं, तो वो हमारा क्या है, एसेट्स है। फंड, तो मैं क्या बात कर रहा हूं, एसेट में क्या क्या है, नाम नोट कर लेंगे, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, कैश। अच्छा, कैश नंबर 1 की एसेट्स होती है। क्यों? कैश हमारी नंबर 1 की एसेट्स में है। कैश को सेल कर, मैंने आपको बताया कोई भी चीज यदि हम सेल करते हैं उससे जो पैसा मिलेगा वो हमारी एसेट्स है। अरे भैया कैश को तो बेचने की जरूरत ही नहीं है, कैश तो नंबर 1 है, वो तो ऑलरेडी कैश में है, उससे कुछ भी ले आओ खरीद करके। तो कैश हमारी एसेट्स होती है। बैंक भी हमारी एसेट्स होती है। लेकिन ध्यान रखना कि कोई बैंक में आप जा रहे हो, सोच रहे हो कि मेरी बैंक एसेट्स है, आप गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सर ने बताया था बैंक हमारी एसेट्स होती है, तो वहां आगे फर्नीचर, कंप्यूटर, चलो मैं उठा के ले आता हूं, ये नहीं।
ऐसा काम मत करिएगा, इलीगल हो जाएगा। बैंक एसेट का मतलब होता है कि बैंक में यदि आप अकाउंट खुलवाते हो, वहां पर यदि आपका कोई पैसा जमा है तो वो आपकी एसेट्स होगी, ना कि बैंक आपके एसेट्स हो रहा है। बैंक में जो प्रॉपर्टी रखी है वो बैंक की अपनी होगी, आपकी नहीं होगी। बैंक एसेट का मतलब जो पैसे आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, जितना पैसा आपने जमा करा होगा वो आपकी एसेट्स है, कभी भी उस पैसे को निकाल सकते हो। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक किसे कहते हैं? देखो अगले अगले नंबर पर आ रहा है स्टॉक। देखो याद रखें, फर्स्ट नंबर पर लैंड होगी हमारी, सेकंड हमारी बिल्डिंग, थर्ड मशीन, फोर्थ कैश, फिफ्थ बैंक, सिक्स स्टॉक, सेवन डेटर्स, एट बिल रिसीवर्स, नाइन प्रीपेड एक्सपेंसेस और 10 फर्नीचर। तो मैंने 10 पॉइंट दिए हैं। तो 6 नंबर पर आ रहा है मेरा स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक किसे कहते हैं? जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे कपड़े, एक बिजनेस कपड़े का स्टार्ट करना चाहता है, तो वो कपड़ा क्या करेगा? अपनी दुकान में खरीदेगा, नहीं खरीदेगा? और वो कपड़ा बहुत बड़ी मात्रा में खरीद के स्टॉक करेगा, हर प्रकार का कपड़ा। जैसे मान ली रेडीमेड की दुकान है, तो वो क्या करता है? रेडीमेड की जीन्स, अगर मान ली उसके जीन्स है, टी शर्ट्स है, तो वो जीन्स टी शर्ट हर साइज ही खरीदेगा। वो 28 नंबर भी खरीदेगा, 30 नंबर भी खरीदेगा, 32 नंबर भी खरीदेगा, 34 नंबर, इसी तरह शर्ट भी। अब वो ये कहोगे क्यों? अरे उसकी दुकान में किसी तरह का कोई भी कस्टमर आ सकता है, हमें क्या मालूम? कोई अगर मान लिया पतला दुबला इंसान है तो 28 से 30 नंबर लेगा, कोई थोड़ा और मोटा है तो 32-34 लेगा, और मोटा है 36 और 38 लेगा। जो इसीलिए हर प्रकार का टी शर्ट भी हमारी मीडियम लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, इसी तरह कुर्ता पैजामा जितने भी होंगे, उसे हर वैरायटी का सामान अपनी दुकान में बड़ी मात्रा में खरीद के रखना पड़ेगा। और जब वो खरीद के रखेगा तो उसका क्या बन जाएगा? स्टॉक। स्टॉक हमारी एसेट्स होगी। लेकिन ध्यान रखना, स्टॉक में वही चीज आएगा जिसका हम बिजनेस करते हैं। एक मान लिया एक कपड़े की दुकान वाला एसी खरीद ले, मान लिया सोचे मैं 2 एसी ले आता हूं, एक आज लगा देता हूं और एक मैं भी 6 महीने बाद लगाऊंगा, तो वो याद रखना जो उसने 2 एसी खरीदे हैं, ये दोनों एसी उसका स्टॉक नहीं है, ये उसकी एसेट्स है। ठीक? क्योंकि स्टॉक क्यों नहीं है? क्योंकि जो एसी खरीद के लाया है वो बेचने के लिए लेकर के नहीं आया है, वो केवल रखने के लिए आया है, भविष्य का यूज करेगा, ना कि उसे सेल करेगा। अगला नंबर आता है डेटर्स। डेटर्स किसे कहते हैं? डेटर वो होते हैं जिनको हम क्रेडिट गुड सोल्ड करते हैं, जिनको उधार सामान बेचते हैं। तो हमारी दुकान में 2 प्रकार के कस्टमर्स आते हैं। एक ऐसे कस्टमर जिसको हम सेल करते हैं लेकिन हमसे 1 भी रुपए हमें नहीं मिलते, और यदि हम उससे पैसे, जैसे हमने सेल किया, दोबारा बोलता हूं, जैसे हमारी दुकान में 2 प्रकार के कस्टमर आते हैं। एक ऐसे कस्टमर जिसको हम कैश में सोल्ड करते हैं, और एक ऐसे कस्टमर जिसको हमने क्या करा है? उधार बेचा है। जिसको हमने कैश में सोल्ड करा है वो क्या करेगा? सर हमें सामान दे दीजिए। वो हमारी दुकान में आया, बोला भाई साहब भी सामान दे दीजिए। मैंने उसको सामान दिया, ठीक, और उसने मुझे पैसे दिए, मैं अपने कैश रख लूंगा, तो वो डेटर नहीं है मेरा, वो कस्टमर है, क्योंकि उससे मुझे पैसे मिल गए। लेकिन ऐसे अगला कोई व्यक्ति आया मेरे पास, बोलता है सर वो मैं सामान लेना चाहता हूं लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे आपको 2 दिन या 3 दिन या 10 दिन में दे दूंगा, मतलब मैं दे दूंगा, मैं टाइम फिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं दे दूंगा। तो देन वो क्या बन गया? मेरा डेटर्स, क्योंकि उससे मुझे पैसे मिलेंगे। अब कहोगे एसेट्स को हैं, अरे भाई इसको मैंने गुड सोल्ड करा है, उधार बेचा है, भविष्य मुझे वो पैसे देगा, तो क्या बन गया? मेरी डेटर। अगला आता है बिल रिसीवर। बिल रिसीवर डेटर की तरह ही होता है, सेम चीज है, बट डिफरेंट यह है कि डेटर्स में पैसे कब मिलेंगे, एक टाइम फिक्स नहीं होता, लेकिन बिल रिसीवर में क्या होता है? एक टाइम फिक्स हो जाता है कि 3 महीने बाद मिलेंगे, 2 महीने बाद मिलेंगे, ये थोड़ा टाइम फिक्स हो जाता है। लेकिन ये भी आपको मैं क्लियर कर दूं, बिल रिसीवर का मतलब क्या होता है कि टाइम तो जरूर फिक्स होता है, लेकिन ऐसे कोई गारंटी नहीं कि 3 महीने का उन्होंने टाइम फिक्स कराया है और मान लिया 3 महीने बाद पैसे नहीं दे पाया, तो उसका क्या होगा? बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा, पेमेंट नहीं कर पाया। तो इसका यह मतलब नहीं कि पैसे देने ही देने हैं, ठीक है, टाइम तो फिक्स हुआ, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं कि पैसा 3 महीने बाद मुझे मिल जाएगा। फिर भी डेटर और बिल रिसीवेबल में अंतर यही है कि डेटर में पैसे मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे ये थोड़ा टाइम फिक्स नहीं होता। बिल रिसीवेबल में पैसे मिलेंगे, इसमें थोड़ा टाइम हमारा फिक्स हो जाता है, ठीक। और इसके बिल रिसीवर्स में एक चीज और बताओ, इसमें दोनों के बीच एग्रीमेंट्स होता है कि भी मैं सामान बेच रहा हूं और तेजे में पैसे आप मुझे दे देना। प्रीपेड एक्सपेंस नेक्स्ट। प्रीपेड एक्सपेंसेस उसे कहते हैं जैसे हमने कोई पेमेंट कर दिया, एडवांस में किसी को पैसे दे दिए। मान लिया हमने किसी को अपनी हमारी शॉप में एक सर्वेंट काम करता है, मैंने उसको 10,000 रुपए दे दिए, सर मेरे को थोड़ा जरूरत है, मुझे 5,000 और मिल जाएंगे।
तो मैंने कहा चलो 6 साल से काम कर रहा है, ला उसको 5,000 और दे देता हूं। तो मैंने उसको 15,000 दे दिए, तो टोटल पेमेंट कितनी करी मैंने उसकी? 15,000 ही करी। तो 10,000 जो पे करा वो तो ठीक है, लेकिन वो 5,000 जो मैंने एक्स्ट्रा दिए उसे क्या बोलेंगे? प्रीपेड। अब प्रीपेड हमारी एसेट को है, एसेट इसलिए है कि अब हमने जो उसको पेमेंट कर दिया है, इसको हम भविष्य में हम चाहे तो उससे पैसे ले सकते हैं या इसका हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक। अगला आता है फर्नीचर। ये तो सब समझदार हैं। फर्नीचर मशीन की तरह ही हमारी एसेट्स होती है जो बिजनेस के लिए खरीदते हैं। तो इस तरह हमारी सारी एसेट्स हो गई। अब आती है, अगला नंबर आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? देखो, लायबिलिटी का मतलब होता है यदि आपको किसी को पैसे देने हैं तो आपकी लायबिलिटी है। आपने बैंक से 10,000 रुपये उधार लिए, डन। आपने 10,000 रुपये उधार लिए तो आपको पैसे बैंक को क्या करना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा, नहीं लौटाना पड़ेगा? तो आपकी लायबिलिटी है। आप किस दुकान में कोई सर्वेंट जॉब करता है, आपने उसकी सैलरी देनी है, लेकिन आप उसको सैलरी अभी नहीं दे रहे, बोल रहे भैया थोड़ा मैं अभी 10 दिन बाद दे दूंगा, 12 दिन बाद दे दूंगा। या आपको आपका ने कोई दुकान किराए पे ली है, आपका लैंडलॉर्ड है कोई, वो आपने उसके पैसे नहीं दिए। अरे आप किसी का पेमेंट करना है, 100 बात की एक बात, आपने किसी का पेमेंट करना है और आप यदि उसका पैसा नहीं दे रहे हैं और भविष्य में देने का वचन दे रहे हैं कि मैं दे दूंगा, तो आपकी लायबिलिटी है। ठीक। अब इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं? पहला आता है हमारा क्रेडिटर्स। फर्स्ट पॉइंट क्रेडिटर्स, सेकंड बिल्स पेबल, थर्ड बैंक ओवरड्राफ्ट्स, फोर्थ बैंक लोन, फिफ्थ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके अलावा मैं बता दूं, एसेट्स में मैंने 10 पॉइंट दिए हैं, और भी बहुत सारी एसेट्स होती है। मैंने इसको एक शॉर्ट में जो मैंने बताया, ऐसी लायबिलिटी भी और भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने अभी आपको एक समरी के रूप में समझा रहा हूं, मेन जो है बता रहा हूं। पहला आता है क्रेडिटर्स। जब हम बिजनेस, जैसे हम अपने बिजनेस में किसी को सामान बेच रहे थे ना, तो 2 प्रकार के व्यक्ति थे। मैंने बोला था, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप कैश में बेचते हो, कोई दिक्कत नहीं, पैसे आपने उसको सामान दिया और उसे आपने क्या ले लिया? पैसे ले लिए, कोई मतलब नहीं होता वो। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसको आपने सामान बेचा है लेकिन आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आपका क्या बन गया? वो डेटर बन गया। अभी बताया था मैंने। इसी तरह क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जब हम किसी से सामान उधार खरीदते हैं, मान लिया मेरी कपड़े की दुकान है और मैंने मान लिया लखनऊ से वहां से 2 लाख रुपए का उधार सामान खरीदा। किससे खरीदा? लखनऊ से 2 लाख रुपए का उधार सामान खरीदा मिस्टर मोहनलाल जी से। तो मोहनलाल जी से उधार खरीदा है, पैसे मैं बाद में दूंगा, अभी नहीं दूंगा। तो जो मैंने सामान खरीदा है, पैसे कब दूंगा? बाद में दूंगा। तो मोहनलाल जी मेरे क्या बन गए? क्रेडिटर, कि मैं पैसे उनको क्या दूंगा? बाद में दूंगा। समझ में आ गया? अगला आता है बिल पेबल। जैसे मैंने बताया था कि डेटर और बिल रिसीवेबल में डिफरेंट क्या होता है कि पैसे डेटर में मिलते हैं और बिल रिसीवेबल में पैसे मिलते हैं, दोनों में ही मिलेंगे, बट डेटर में टाइम फिक्स नहीं होता कि पैसे कब मिलेंगे, लेकिन बिल रिसीवेबल थोड़ा क्या रहता है? टाइम फिक्स हो जाता है। इसी तरह क्रेडिटर और बिल पेबल में अंतर है। क्रेडिटर का मतलब हमें पैसे तो देने पड़ेंगे, लेकिन बिल पेबल में जो पैसे हमें देने पड़ेंगे वो हमारा थोड़ा सा समय बन जाता है कि 2 महीने बाद देने हैं, 3 महीने बाद देने हैं, इसलिए उसको बिल पेबल बोलेंगे। दोनों है एक ही चीज, ध्यान रखिएगा। इस क्रेडिटर का मतलब ही हमें पेमेंट करना होता है और बिल पेबल का मतलब ही पेमेंट करना होता है। बस थोड़ा सा अंतर क्या है कि यहां पर बिल पेबल का पेमेंट कैसे करेंगे हम लोग? कब करेंगे? जब हमारा टाइम दिया रहेगा, और इसमें हमारा टाइम नहीं होता। अगला आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? ये हमेशा बिजनेसमैन को मिलता है जब एक बैंक में हम क्या खुलवाते हैं? करंट अकाउंट। देखो, बैंक में अकाउंट्स खुलाने के बहुत तरीके हैं, सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट। नॉर्मल जो व्यक्ति होता है बैंक में अपना कौन सा अकाउंट खुलवाता है? सेविंग अकाउंट खुलवाता है। लेकिन बिजनेसमैन हमेशा बैंक में कौन सा अकाउंट खुलवाएगा? करंट अकाउंट। सबको समझ में आ गया? करंट अकाउंट खुलवाता है। और जब करंट अकाउंट खुलवाता है तो बिजनेस के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, कभी पैसा आ रहा है, कभी पैसा जा रहा है, कभी पेमेंट कर रहे हैं, बहुत चलता ही रहता है। और मान लिया मैंने एक चेक लिख दी किसी को, अब बिजनेसमैन को नहीं मालूम पड़ता कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, नहीं पड़े हैं। अब आज दिन भर में कितनों को पेमेंट कर चुका, शाम तक फिर भी चेक कर सकता है कि बैंक में कितना पैसा है। अब और एक बार बता, आज के तारीख में फिर भी मोबाइल में बैलेंस मैसेज आ जाता है। पहले के जमाने में तो मैसेज आता भी नहीं था। हाँ, तो बिजनेसमैन को ज्यादा जानकारी भी नहीं मिलती थी। लेकिन फिर भी अगर मान लिया बैंक में पैसे पड़े हैं 5,000 रुपए, डन, सब कुछ समझ में आया? बैंक में कितने पड़े हैं मेरे? मान लिया एक बिजनेसमैन है, उसका बैंक में 5,000 जमा है। अचानक उसको किसी को पेमेंट करना पड़ा और उसे चेक लिखे दे दी। हाँ, चेक दे दी उसने 15,000 रुपए की, तो उसका बैंक में जाकर चेक बाउंस हो जाएगा।
क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे कम है। लेकिन अगर उसने बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी है तो वो बैंक वाले उसको पूरे 15,000 रुपए दे देंगे, उसका चेक बाउंस नहीं होगा। इसके लिए बैंक के साथ पहले हमें एग्रीमेंट करना पड़ता है कि हे बैंक, जब हम आपको पेमेंट मांगे और यदि हमारे अकाउंट में पैसे कम हो तो हमारा चेक बाउंस मत कीजिएगा, पेमेंट पूरी कर दीजिएगा। लेकिन अब सुनिएगा, जैसे बैंक में कितने रुपए जमा थे उसके 5,000 जमा थे और उसने चेक कितना लिखा, 15,000 का लिखा। मान लिया उसने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक से ले रखी है तो बैंक उसका पेमेंट कर देगा। ऐसे में उसका अकाउंट कहां चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। कैसे? 15,000 रुपए का बैंक ने पेमेंट करी, जबकि जमा कितने थे उसके अकाउंट में, 5,000, 10,000 उसका ओवरड्राफ्ट हो गया। और ये ओवरड्राफ्ट का मतलब, ओवरड्राफ्ट को ये भी कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट को एक प्रकार से कह सकते हैं बैंक का जो हमारा बैलेंस है पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। ठीक, तो बैंक ओवरड्राफ्ट की मीनिंग सबको समझ आ गई। एक प्रकार से छोटा सा हमने लोन ले लिया है बैंक से, बैंक लोन और बैंक लोन का मतलब बैंक से लोन लेना। अब आपको बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक लोन, देखो भैया, बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक लोन में अंतर है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा जब हम बैंक में करंट अकाउंट खुलवाते हैं और जब हम हमारे अकाउंट में पैसे कम होते हैं और हम ज्यादा पेमेंट वहां से करवा लेते हैं तो हमारा जो अकाउंट होता है वो किस में चला जाता है, नेगेटिव चला जाता है, पॉजिटिव नहीं। नेगेटिव अकाउंट्स को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक लोन तो क्लियर होता है कि बैंक से लोन शुरू से ले रहे हैं। और हमें अगला आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है जब हम कोई पेमेंट्स करनी होती है लेकिन अभी तक हमने नहीं करा। मान लिया हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल जो होता है हमें पे करना था लेकिन अभी तक हमने उसका बिल का पेमेंट नहीं करा, हमारे लिए क्या बन गया, आउटस्टैंडिंग। मेरी यहां पर कुछ लोग जॉब करते हैं और वो मुझसे सैलरी मांग रहे हैं और मैं कह रहा हूं मैं दे दूंगा कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, अभी नहीं है। तो मेरे लिए क्या बन गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, देना था लेकिन अभी तक नहीं दिया। यदि आपको किसी की पेमेंट करनी हो और आप अभी तक उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपका क्या बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये हमारी लायबिलिटी हो गई। अगला आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल बड़ी सिंपल सी एक लाइन में, इसमें खाली कैपिटल ही आता है, एक लाइन की बात। जब कोई व्यक्ति अपना नया बिजनेस स्टार्ट करता है और बिजनेस में जितने रुपए भी बिजनेस में लगाता है ये उसकी कैपिटल है। मान लिया मिस्टर किशोर ने एक बिजनेस स्टार्ट करा, एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करा और उसमें उसने 10 लाख रुपीस लगाए। मतलब उसने अपने बिजनेस में, नए बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए। तो जो नया बिजनेस 10 लाख रुपए लगा रहा है, किशोर की क्या बन जाएगी, कैपिटल। समझ में आ गया? तो इस तरह अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या आ गया, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये आप समझ जाएंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज मैं इस क्लास में आपको ये दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए और इसके बाद अगली क्लास में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि इसके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। फिलहाल ये बेस है, इसको जरूर समझें। और मैं एक बार बोलूंगा, यदि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर उपस्थित होते हैं। तब के हरे कृष्णा।